नमस्कार प्यारे साथियों। क्या आप महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं? तो यह सेशन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए बड़े ही तल्लीन होकर और अंत तक पूरा वीडियो अवश्य सुनें। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर पीएचडी के लिए जो साक्षात्कार होता है उसमें कौन-कौन से प्रश्न सामान्यतः पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और यह जो सेशन है वो खासकर एमडी-एसयू वालों के लिए विशेष रूप से है क्योंकि हाल ही में वहीं से पीएचडी एडमिशन के लिए और फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि सर आखिर साक्षात्कार कब तक हो सकते हैं? तो देखिए, इसका एग्ज़ैक्ट किसी को आइडिया नहीं है, यूनिवर्सिटी कब लेगी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक जो सामान्य सी प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि फॉर्म भरने के करीब 1.5 से 2 महीने बाद साक्षात्कार शुरू कर दिए जाते हैं। और जैसा कि ये अब फॉर्म जिस प्रकार से निकले हैं और आगे हमारा जो सेशन शुरू होता है वो जुलाई से होता है अधिकतर, ठीक है? चूँकि पीएचडी का कोई सेशन ऐसे फिक्स नहीं होता कि जुलाई से प्रारंभ हो। लेकिन जिस प्रकार से ये समय सारणी दिख रही है कि आपका जो कोर्स वर्क है वो जुलाई से प्रारंभ करना चाहेगी यूनिवर्सिटी, तो उस हिसाब से हम देखें तो जुलाई से पहले-पहले आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो हो जानी चाहिए। यह मेरा एक बेसिक अनुमान है, ठीक है? तो जुलाई से पहले यदि ये प्रोसेस पूरी होगी, तो आप मान सकते हैं कि आने वाले 1 डेढ़ से 2 महीने में आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए, ये इंटरव्यू की बात हुई। अब हम बात करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, ठीक है? तो देखिए, अक्सर इंटरव्यू में 2 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। जनरली तो एक प्रश्न सामान्य सा किया जाता है कि भई आपका एक बेसिक परिचय दीजिए या है ना? बेसिक परिचय से वो शुरुआत कर लेते हैं कई बार। इंटरव्यू में बेसिक परिचय से शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू चलता है अधिकतर और उसमें वो यदि परिचय में से सवाल करने लगे तो फिर समय बहुत कम रहता है उनके पास, ठीक है? तो सामान्यतः बाई चांस इंटरव्यू में पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें परिचय से सवाल बहुत कम किया जाता है। यदि आपके पास जेआरएफ है तो वहाँ से किया जा सकता है कि जेआरएफ आपने क्यों पास की या आप जो है पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, जेआरएफ की फुल फॉर्म, पीएचडी की फुल फॉर्म, ये पूछा जा सकता है सामान्यतः, ठीक है? जिसका मार्किंग पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बताऊँ। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आप एमडीएसयू से ही या अन्य कोई आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस संस्थान से ही पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? एक ये सवाल भी पूछा जाता है, मेरे से भी जो है ये सवाल पूछा गया था, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप जो है उस संस्थान के पक्ष में बात रखें कि सर ये अच्छा संस्थान है, यहाँ का बड़ा नाम है, यहाँ की फैकल्टियाँ अच्छी हैं, यहाँ का सिस्टम अच्छा है, तो मतलब इसलिए हम यहाँ से ही शोध करना चाहते हैं। आपके शोध के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं कि आप शोध क्यों करना चाहते हैं, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यही जवाब दें कि सर बस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, टॉपिक में इंटरेस्ट है और हम कुछ नया करना चाहते हैं। ये शुरू से ही हमारी हॉबी रही थी कि हम कुछ नया करें, है ना? तो इस प्रकार का जवाब आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये ज़रूर कहें कि इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या उस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, पढ़ने में मज़ा आता है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना फिर हायर एजुकेशन की तरफ चला जाए, इसलिए हम पीएचडी की तरफ चले आए। ऐसा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ये तो थी एक बेसिक बात, ठीक है? आपके मास्टर्स के बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है, जैसा कि मेरे से पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया, तो मेरे से पहला सवाल यही पूछा कि आपका वो पेपर का नाम बताइए मास्टर के फाइनल ईयर का जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, है ना? तो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने मना कर दिया, सर नहीं आता। तो फिर उन्होंने पूछा कि चलो आप यही बता दो कि मास्टर में आपके जो टोटल पेपर थे फाइनल ईयर में उनके नाम बता दो। तो मेरे को तो वो भी पता नहीं था। तो मैंने वहाँ भी सॉरी बोला, मतलब मेरे प्रथम 2 प्रश्न सॉरी उनका जवाब मैंने सॉरी देकर दिया और उसके बाद जो उन्होंने प्रश्न किए उनके सारे मैंने जवाब मतलब ठीक दिए थे, है ना? तो इस प्रकार का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आप आपकी जो मास्टर डिग्री है उसके पेपर हैं उनको भी थोड़ा-सा देख के जाएँगे, ठीक है? तो ये तो था एक बेसिक प्रश्न,
या बेसिक क्राइटेरिया जो मैंने बताया। अब जो मूल क्राइटेरिया आता है, जो आपके एडमिशन को प्रभावित करेगा, जो आपकी मार्किंग को प्रभावित करेगा, वो है रिसर्च से संबंधित। क्योंकि पीएचडी और एमफिल ये होते ही रिसर्च प्रोग्राम है ना। एमफिल तो खैर आजकल लगभग समाप्त प्राय हो गई है, लेकिन पीएचडी में जब आप जा रहे हैं तो ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, और यहाँ पे रिसर्च से संबंधित ही प्रश्न आपसे किए जाएंगे, वही आपको एडमिशन दिलाएंगे या वही आपको जो है साक्षात्कार से बाहर करेंगे। तो इसमें एक ही सवाल साथियों सबसे बड़ा है, और वही पूछा जाता है, सभी से एक ही सवाल किया जाता है, और वो सवाल किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सॉरी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या खोजना चाहते हैं, आखिर सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है जिसका आप समाधान खोजेंगे। आने वाले जो 3-4 साल होंगे पीएचडी के, उसमें आप कौन सी समस्या का समाधान खोजेंगे, यही सवाल आपसे पूछा जाता है ना। तो आपको एक प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट करके ले जानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से ही आप एक जो है प्रॉब्लम जो है वो पहले से तय कर लीजिए कि हमें इस टॉपिक पे पीएचडी करनी है, और उस टॉपिक में एक समस्या खोज लीजिए कि ये समस्या है, ठीक है, ताकि आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। तो जब तक आप सामने वाले को एक मजबूत तरीके से समस्या नहीं बताएंगे, तब तक आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इतने लोग उनको मिल ही जाते हैं जो अपनी एक बेहतर समस्या उनके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले आप एक समस्या का चयन कर लें, अपने अनुसार एक टॉपिक चुनें और उस टॉपिक में एक समस्या का चयन कर लें, ठीक है। और फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि चलो ये समस्या है, तो इस समस्या पे या इस टॉपिक पे अब तक क्या शोध किया गया, ठीक है। उस टॉपिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वहां से आपको जवाब देना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको आनी ही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो आपके रुचि के टॉपिक में ही रिसर्च कर रहे हैं, है ना। विशेष जो रुचि होती है उसी टॉपिक पे शोध किया जाता है, ये शोध की पहली शर्त है। और जब विशेष रुचि का टॉपिक है, उसकी पृष्ठभूमि आपको नहीं आ रही, तो आप सीधे बाहर हो जाओगे, ये मान के चलना। इसलिए जो भी टॉपिक चुन रहे हो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको आनी ही आनी चाहिए, पहला। इसके अलावा इसमें क्या और आना चाहिए, उससे संबंधित हाल ही में क्या शोध किए गए हैं। आपने जो भी टॉपिक चुना, उस टॉपिक से संबंधित जो आपका लिटरेचर है उसका रिव्यू आपको करके जाना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि हाल ही में सर आपको बताना पड़ेगा कि सर इस पे ये शोध किया जा चुका है, इसके बावजूद भी ये समस्या बनी हुई है। तो फिर उनको लगेगा कि यार वाकई इन्होंने देखो बढ़िया तरीके से बताया भी है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई, उसमें उससे संबंधित शोध भी इसने बताया, और उसके बावजूद ये समस्या बनी हुई है। फिर आपसे पूछेंगे कि चलो ये ठीक है समस्या है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या भावी परिणाम हो सकते हैं, या मतलब आपकी हाइपोथेसिस पूछेंगे, आपकी परिकल्पना पूछेंगे कि इस टॉपिक को लेकर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आप जो भी सोचेंगे पहले से ही तैयार कर लेना कि आपको मतलब किस निष्कर्ष की ओर जाना है। इस प्रकार से आपको पहले से सोचना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जिस निष्कर्ष की ओर जाएंगे वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपसे हाइपोथेसिस पूछी, आपने जो भी जवाब दिया, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन के रूप में आपसे एक और प्रश्न करेंगे कि चलो आप इस दिशा की ओर जाएंगे, तो आपके इस दिशा में जाने का जो माध्यम होगा, जो तरीका होगा, वो क्या होगा। यानी कि आपसे आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी, आपकी शोध प्रविधि पूछी जाएगी, है ना। तो फिर आपको जो है आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपकी कौन कौन सी शोध प्रविधियां होती हैं वो तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो शोध प्रविधि को बढ़िया से तैयार करो, एक रफ कॉपी में लिखो उनको, और उनकी परिभाषा को जानो, फिर उसमें कैसे शोध किया जाता है उनको जानो, ठीक है। फिर आपके टॉपिक से संबंधित उनमें से कौन सी पद्धति बेस्ट रहेगी ये जानो, है ना। तो शोध प्रविधि से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे स्रोत पूछ लिया जाएगा कि आप इस प्रविधि को अपनाने में कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सेकेंडरी। तो शोध कार्य में हमेशा प्राथमिक स्रोतों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये ऑथेंटिक जो शोध होता है उसकी पहली शर्त है प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करना, ठीक है।
तो हमेशा प्राथमिक स्रोतों का ही उपयोग शोध में किया जाता है, और यदि प्राथमिक स्रोत उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या उन प्राथमिक स्रोतों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए हम पहले उन सेकेंडरी सोर्सेज को कई स्रोतों के माध्यम से क्रॉस वेरीफाई करके ही उनको अपनाएंगे, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये जो शोध वाला प्रश्न है वो पूरा होगा। ध्यान रखना, शोध वाले प्रश्न में मैं फिर बता दूं 4-5 प्रश्न आपसे किए जाते हैं, वही वो ही आपके एडमिशन का जो है पॉइंट बनेगा मजबूत वाला। क्या पूछे जाते हैं एक बार फिर मैं बता दूं। देखो, पहला प्रश्न है आपकी शोध समस्या क्या है, दूसरा उस शोध समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तीसरा उस शोध समस्या से संबंधित अभी हालिया शोध क्या हुए हैं, ठीक है, चौथा आपकी हाइपोथेसिस क्या है, पांचवा आप किस पद्धति से इस शोध को अंजाम देंगे, यानी कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है ना, और छठा कि आपके स्रोत क्या होंगे, है ना। और एक आधा इसमें और भी पूछा जा सकता है कि इसकी भविष्य में क्या प्रासंगिकता है इस टॉपिक की, इस पे क्यों शोध किया जा रहा है ना। समस्या तो है, लेकिन टॉपिक ऐसा हो कि उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं हो, है ना, तो उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए, समाज के हित में वो टॉपिक होना चाहिए, तो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और उस रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपको अपना माथा खूब खपाना पड़ेगा। उसमें आपको खुद से बहुत सारे प्रश्न करने पड़ेंगे कि ये होगा तो ये होगा, इसमें ये होगा तो ये होगा, मतलब इसमें कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चन सामने वाला हमसे कर सकता है, तो ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और इसमें कितने पेज का ये बनाया जाता है, ठीक है, इन सारी बातों पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। पूरा एक सेशन पूरा इसी पे होगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके और आप अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।